अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस हमने पिछले पार्ट में हम तुम्हारे हैं सनम तो किस्त नंबर 1 पढ़ी थी, और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे किस्त नंबर 2। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। डिप्रेशन की वजह से ये बेहोश हो गई थी। कुछ देर में होश आ जाएगा। मैं कुछ दवाएं लिख कर रहा हूँ। उन्हें पाबंदी से खिलानी है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कीजिए, वरना तबीयत मज़ीद बिगड़ सकती है। डॉक्टर ने ज़ोया का चेकअप करते हुए हिदायत दी। हाजिक और ज़ोया जाना बेगम गौर से डॉक्टर की बात सुन रहे थे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने हाजिक ने एक नज़र बेखबरी लेती ज़ोया पर डाली और डॉक्टर को लेकर कमरे से बाहर चला गया। नसीन मुझे ज़ोया बीच सोरा पकड़ा दे अलमारी से। ज़ोया बेगम ने दोनों के पास बेड पर बैठे हुए मिलाजा से कहा, ये ले अम्मा जान। नसरीन ने इत्यास से गिलाफ में लपेटा बीच सो पकड़ाया। ज़ोया बेगम ने सूरत में पढ़ कर फूंक मार रही थी। हाजिर कमरे में दाखिल हुआ और आहिस्ता से बेड के करीब लगी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसने परेशानी से दोनों के चेहरे को देखा जो दर्द पड़ चुका था, जो छोड़ आए हुए को दोनों बेगम ने ऐनक के नीचे हुए देखते हुए पूछा, जी अम्मा जान। वो आहिस्ता से बोला। हाजिर की जान बसती थी। रौनक में निकाह में रहने के बावजूद भी रौनक ने हाजिर से बहुत कम बात करनी थी। वो शुरू से ही ऐसी बसती थी। अपने खून में सिमट रहने वाली हाजिर का साथ पाने के बाद वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई थी। हाजिर बेटा तुम्हें कुछ बात करनी थी मुझसे। रौनक बेगम ने बेसूरत का मुलाजमा पकड़ाया और जाने का इशारा किया। जी अम्मा जान फिर कभी सही। हाजिर ने अपनी अलकियत बात करना मुनासिब न समझा। सब बप अम्मा बुझ कर आहिस्ता आंखें खोल ली। मेरा बच्चा था। या बेगम ने रौनक की पेशानी पर पूछा दिया। अम्मा जान। रौनक ने मोहब्बत से रौनक बेगम को देखा और उठकर बैठ गई और लेटी रहो, अभी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है। हाजिक ने आगे बढ़कर रौनक को रोकना चाहा। आप दोनों से चौंक कर हाजिक को देखा। वो हाजिक की मौजूदगी से बेखबर थी। हाजिक को देखते ही अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। जी मैं आपका शौहर। हाजिक ने तशरीफ से देखते हुए कहा। रौनक ने हाजिक की बात पर चुप कर नजर झुका दी। रौनक बेगम ने मुस्कुराती हुई नजर से दोनों को देखा। अम्मा जान मुझे बेटा है। रौनक ने अंदाजा में कहा। अच्छा मेरी जान बैठ जा। रौनक बेगम ने रौनक को सहारा देकर बैठाया। अच्छा मैं अब चलती हूँ अपने कमरे में। इशा का वक्त हो रहा है। और हादिक जो रौनक को देखते में मसरूफ था अपने नाम पर चूक गए। जी हाँ अम्मा जान मेरे साथ आओ, कुछ खाने के लिए देती हैं, रौनक को खिला देना। हादिक शहावत में हिलाता हुआ रौनक बेगम को सहारा देकर नजरों से ओझल हो गया। हाँ जैसे मैं खुद नहीं खा सकती। रौनक मुंह बिगाड़ कर बोली। कहाँ थे तुम दोपहर से। हादिक के घर में दाखिल होते ही मैं रशीद ने पूछा। अम्मा जान और रौनक से मिलने गया था। हादिक ने इत्मीनान से जवाब दिया। घर के साथ होने का यह मतलब नहीं कि तुम्हारा जब दिल चाहे तुम मुँह उठाकर चले जाओ। महाराज रशीद ने जितनी नज़रों से हादिक को देखा बाबा सही वो दोनों अकेली हुई घर में। चचा जान की वफ़ात के बाद हम ही उनका सहारा हैं और मैं शौहर हूँ तो उनका कभी भी मिल सकता हूँ। नरम लहजे में कहा। अच्छा शौहर तुम हो। रशीदा हंसना हादिक ने नाराज समझे अपने बाप को देखा। ये मत भूलना कि शौहर होने से पहले तुम एक बेटे हो। आपकी रशीदा का लहजा कुछ सख्त हुआ। जी बाबा सही मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं एक बेटा भी हूँ, लेकिन शायद आप ये भूल चुके हैं कि आप भी किसी के बेटे हैं। क्या कभी आपने माँ जान का हाल पूछा, गवारा किया? क्या आपको उनकी झुर्रियों से भरा चेहरा तरस नहीं आता? कभी दो प्यार के बोल बोलने में आपने उनसे हादिक दुख से बोल रहा था, ये मेरा और माँ का मामला है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मुझे समझाने की।
रशीदा लापरवाही से उसे कहने से बरस लगा था। उस तरह से बोला। हार्दिक ने खामोशी से गर्दन झुका ली। और तुमने बात नहीं की थी रौनक ने ज़मीन के बारे में? रशीदा ने बेधड़कन होकर पूछा। बाबा सही, आपको पहले भी कह चुका हूँ, अब फिर कह रहा हूँ, रौनक अपनी ज़मीन हरगिज़ आपके नाम नहीं करेगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। रौनक रशीद की आंखों में देखता तमाशा से बुलंद। रशीद की आंखों से लालच टिपक रही थी जिसने हार्दिक को उलझन में डाल दिया। अब ये वक्त आ गया कि तुम उलझके की खातिर अपने बाप के सामने ज़बान चलाओगे। रशीदा गुस्से से हार्दिक के सामने खड़ा हुआ। उसका दिल चाह रहा हार्दिक को थप्पड़ की बरसात कर दे। सॉरी बाबू सही, और वो कोई लड़की नहीं, बीवी है मेरी। हार्दिक नज़र से सर झुकाता हुआ अपने कमरे में जाने चला गया। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होती ज़मीन मेरे नाम, रशीदा ने जल कर कहा।